जैसे जैसे 1930s आगे बढ़े, जापान की एम्बिशंस और भी बड़ी होती गईं। मिलिट्री लीडर्स का मानना था कि जापान एक बहुत बड़े इलाके, जिसे वो ग्रेटर ईस्ट एशिया को प्रॉस्पेरिटी स्फीयर कहते थे, को कंट्रोल करने के लिए डेस्टिन्ड था। इसे एशियन देशों को वेस्टर्न कॉलोनियल रूल से आजाद कराने के प्लान के तौर पर पेश किया गया, लेकिन असल में इसका मतलब था जापानीज डोमिनेशन। इसे हासिल करने के लिए जापान ने नाज़ी जर्मनी और फैशिस्ट इटली के साथ मिलकर एक्सिस पावर्स बनाई। चाइना में चल रही लड़ाई, जो 1937 में शुरू हुई थी, जापान के रिसोर्सेज खत्म कर रही थी। यूनाइटेड स्टेट्स जापानीज अग्रेशन से परेशान होकर ने ऑयल एम्बार्गो लगा दिया। ये जापान के लिए एक क्रिटिकल ब्लो था, जो इंपोर्टेड ऑयल पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता था। इस इकोनॉमिक प्रेशर का सामना करते हुए जापान के लीडर्स ने एक फेटफुल डिसीजन लिया। दिसंबर 7, 1941 को जापान ने हवाई में यूनाइटेड स्टेट्स के नेवल बेस पर्ल हार्बर पर सरप्राइज अटैक किया। इस अटैक का मकसद यूएस पैसिफिक फ्लीट को बेकार करना था, ताकि जापान को साउथ ईस्ट एशिया के रिसोर्सेज पर कब्जा करने का टाइम मिल जाए। अगले कुछ महीनों में जापानीज फोर्सेज ने एक के बाद एक जबरदस्त जीतें हासिल की। उन्होंने फिलीपींस, मालया, सिंगापुर, डच ईस्ट इंडीज, अब इंडोनेशिया और बर्मा को जीत लिया। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि जापान का यह दांव शायद काम कर जाएगा। एम्पायर तेजी से पैसिफिक और साउथ ईस्ट एशिया में फैल गया, गैप 2S, लेकिन पासा जापान के खिलाफ पलटने लगा। जून 1942 में बैटल ऑफ मिडवे एक क्रूशल टर्निंग पॉइंट था। यूनाइटेड स्टेट्स नेवी ने जापानीज फ्लीट को बुरी तरह हराया और उनके 4 एयरक्राफ्ट कैरियर्स डुबो दिए। इस नुकसान ने जापान की ऑफेंसिव वॉर लड़ने की एबिलिटी को बुरी तरह कमजोर कर दिया। सोलोमन आइलैंड्स के ग्वाडल कनाल में एक और लंबी और क्रूर कैंपेन लड़ी गई। महीनों की जबरदस्त लड़ाई के बाद एलाइड फोर्सेस, जिनमें ज्यादातर अमेरिकन थे, जापानीज को बाहर निकालने में कामयाब रहे। इस पॉइंट के बाद से जापान ज्यादातर डिफेंसिव पर था। यूनाइटेड स्टेट्स की इंडस्ट्रियल ताकत जापान के लिए झेलना बहुत ज्यादा साबित हुई। वॉर के आखिरी साल बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव थे। एलाइड फोर्सेस ने आइलैंड हॉपिंग नाम की स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करके धीरे धीरे जापान से इलाके वापस छीन लिए। लड़ाई अक्सर बहुत भयानक होती थी। जापानीज सोल्जर्स को मरते दम तक लड़ने की सीख दी जाती थी। जापान के शहरों पर जबरदस्त बॉम्बिंग रेड्स हुए। फिर अगस्त 1945 में यूनाइटेड स्टेट्स ने हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर एटॉमिक बॉम्ब्स गिराए। तबाही इतनी थी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस नए हथियार और सोवियत यूनियन के वॉर डिक्लेरेशन का सामना करते हुए जापान ने आखिर अगस्त 15, 1945 को सरेंडर कर दिया। एम्पायर के सपने तबाही और हार के एक बुरे सपने में बदल गए थे, जिसमें एशिया और पैसिफिक में लाखों जानें चली गईं। सरेंडर के साथ ही जापानीज एम्पायर का अंत हो गया। जापान पर एलाइड फोर्सेस का कब्जा हो गया, मुख्य रूप से यूनाइटेड स्टेट्स का जनरल डगलस मैकार्थर के अंडर। देश बर्बाद हो चुका था। इसके शहर तबाह हो गए थे, इकोनॉमी टूट चुकी थी और लोग डिमोरलाइज थे। ऑक्यूपेशन के मेन गोल्स थे डिमिलिटराइजेशन और डेमोक्रेटाइजेशन। जापान की मिलिट्री को खत्म कर दिया गया। वॉर क्रिमिनल्स पर ट्रायल चलाया गया। एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, जिसमें वॉर को त्याग दिया गया और डिक्लेयर किया गया कि असली पावर लोगों के पास है, एम्परर के पास नहीं। खुद एम्परर ने अपने डिवाइन स्टेटस को त्याग दिया और वो स्टेट के एक सिंबल बन गए। जापानीज सोसाइटी के लिए ये बहुत गहरे चेंजेस थे। इतनी तबाही के बावजूद जापान ने रिकवरी की एक शानदार जर्नी शुरू की। पोस्ट वॉर पीरियड में वो हुआ जिसे कई लोग इकोनॉमिक मिरेकल कहते हैं। शुरू में अमेरिकन एड से और फिर हार्ड वर्क, इनोवेशन और एजुकेशन पर फोकस करके जापान ने अपनी इंडस्ट्रीज को फिर से खड़ा किया। टोयोटा, सोनी और पैनासोनिक जैसी कंपनीज ग्लोबल नाम बन गई। जापान इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स और दूसरे हाई टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में लीडर बन गया। शहरों को फिर से बनाया गया और लिविंग स्टैंडर्ड्स बहुत तेजी से ऊपर उठे। देश एक हारे हुए अग्रेसर से एक पीसफुल और खुशहाल इकोनॉमिक सुपर पावर बन गया। इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर यह फोकस दशकों तक जापान की पहचान बना रहा। कल्चरली, पोस्ट वॉर जापान में ट्रेडिशन और मॉडर्निटी का एक जबरदस्त ब्लेंड देखने को मिला। वेस्टर्न टेक्नोलॉजी और डेमोक्रेटिक आइडियल्स को अपनाते हुए भी जापान ने अपने कई यूनिक कल्चरल ट्रेडिशंस को बनाए रखा। मॉडर्न स्काईस्क्रेपर्स के साथ साथ टेम्पल्स और श्राइन्स भी खड़े थे। कबूकी थिएटर और टी सेरेमनीज जैसे ट्रेडिशनल आर्ट्स फलते फूलते रहे, जबकि एनिमे और मांगा जैसी जापानीज पॉपुलर कल्चर ने दुनिया भर में पॉपुलैरिटी हासिल की। अपनी हेरिटेज को बचाते हुए नए इन्फ्लुएंसेस को अडेप्ट और इंटीग्रेट करने की ये एबिलिटी जापानीज सोसाइटी की पूरी हिस्ट्री में एक की कैरेक्टरिस्टिक रही है और वॉर के बाद भी ये मजबूती से जारी रही।
देश ने एक नई आइडेंटिटी पाई जो मिलिट्री ताकत पर नहीं बल्कि इकोनॉमिक स्ट्रेंथ और कल्चरल इन्फ्लुएंस पर बेस्ड थी। जापानीज एम्पायर की कहानी, उसका तेजी से उठना और जबरदस्त पतन मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है।